नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब हॉकी को प्रायोजक की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, तब कोई आगे नहीं आया। लेकिन हॉकी के खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ बेहतर हुआ तो सब खिलाड़ियों की मेहनत में अपना हिस्सा जोड़ने पहुंच गए। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने पदक नहीं जीता, लेकिन हार कर भी देश का दिल जीत लिया। जिस वक्त देश उनके बारे में बात कर रहा था, एक नया टॉपिक पैदा कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करते हैं कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। लेकिन इसी की बधाई में जब संबित पात्रा बीजेपी के नेता एक पोस्टर ट्वीट करते हैं तो ध्यानचंद से भी ज्यादा बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री की होती है, जिसे लेकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। पुरस्कार के नए नामकरण के साथ ही हॉकी को लेकर नवीन पटनायक की तारीफ से सुस्त पड़ा गोदी मीडिया ऊर्जावान हो गया। तभी याद दिलाया गया कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर तो पहले से पुरस्कार है, जिसे 2002 में शुरू किया गया था और 10 लाख रुपया दिया जाता है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स ये नाम है। उसका क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। कहीं उसका नाम किसी नेता के नाम पर तो नहीं रख दिया जाएगा। अगर सरकार यह बताना चाहती है कि कांग्रेस ने सारी योजनाओं के नाम अपने नेताओं के नाम पर ही रखे हैं और वह इसमें सुधार कर रही है, तो फिर सरकार यह भी बता सकती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड क्या है। मार्च 1982 से यह योजना है। इसका नाम भी किसी खिलाड़ी पर हो सकता था, लेकिन सितंबर 2017 में इसे दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड कर दिया गया। क्या सोचकर इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। वैसे इसी साल 18 मार्च को सरकार संसद में कह चुकी है कि मंत्रालय इसका आंकड़ा नहीं रखता है कि पदक जीतने वाले कितने खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति खराब है और वे अलग अलग बीमारियों के शिकार हैं। जो बहुत जरूरी है वो काम नहीं होता है, जो कम जरूरी है उसे लेकर बहस होती है। इसलिए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि राजीव गांधी का नाम हटाकर पुरानी गलती में सुधार किया जा रहा है और एक खिलाड़ी के साथ न्याय हो रहा है। मेजर ध्यानचंद को लेकर किसी पुरस्कार के नाम की मांग नहीं हो रही थी। उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग दशकों से हो रही है। नाम बदलकर हेडलाइन बड़ी की जा रही है। नाम बदलने के पीछे अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे खिलाड़ी के योगदान की ही चिंता है, वरना अहमदाबाद के खेल स्टेडियम का नाम गुजरात के ही किसी क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर हो सकता था। इस साल फरवरी में जब अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया, तब काफी सवाल उठे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के एक छोर का नाम रिलायंस एंड है और दूसरे छोर का नाम अदानी एंड है। 2018-19 के आर्थिक सर्वे में लिखा गया है कि पिछले एक दशक में जो सबसे अधिक कर देने वाले दाता रहे हैं, उनके नाम पर इमारतें, स्कूल, सड़क, एयरपोर्ट का नाम रखा जाना चाहिए। सरकार ही बता सकती है कि अब तक कितने ऐसे टैक्स पेयर के नाम पर सड़कों का नामकरण हुआ है। लोग जानना चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर स्टेडियम का नामकरण करना अगर सही है, तो मायावती का अपनी मूर्ति बना लेना कैसे गलत है, जिसका विरोध बीजेपी किया करती थी। गुजरात से कितने ही क्रिकेट खिलाड़ी हुए। महाराजा रणजीत सिंह जी, जिनके नाम पर रणजी ट्रॉफी होती है, और दुलीप सिंह जी, इन दोनों का संबंध गुजरात से रहा है। सैयद मुश्ताक अली कितने मशहूर खिलाड़ी रहे जो गुजरात के लिए खेले। सलीम दुर्रानी, वीनू मांकड़, नरी कॉन्ट्रैक्टर से लेकर यूसुफ पठान, इरफान पठान और पार्थिव पटेल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जा सकता था। इरफान पठान ने तो ट्वीट भी किया है कि उम्मीद है आगे से खेल के स्टेडियम का नाम खिलाड़ी पर ही होगा। दिल्ली में भी फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। तो यह ना समझें कि सरकार खेल से जुड़े संस्थाओं और पुरस्कारों के नाम खिलाड़ियों पर रखना चाहती है। उसे राजीव गांधी पसंद नहीं हो सकते, लेकिन दीनदयाल काफी पसंद हैं। खेल ही नहीं, कई योजनाओं के नाम बीजेपी के नेताओं के नाम पर हैं। अटल पेंशन योजना के अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रेरबन मिशन भी एक योजना का नाम है, जिसका बजट 2020 में 600 करोड़ से घटाकर 372 करोड़ कर दिया गया। कोई योजना अभी तक आडवाणी जी के नाम पर नहीं रखी गई है। दिल्ली में फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर है।
IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रख दिया गया है। अब मांग हो सकती है कि IDSA का नाम क्या जनरल मानेकशॉ के नाम पर रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूं कि हेडलाइन हो जाना अलग बात है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने अपने एक एक सपनों को जोड़ा, कहां कहां से निकलकर मैदान तक पहुंची, उनकी इस कामयाबी के बहाने खेल का शुभचिंतक होने की नौटंकी नहीं करनी चाहिए। ओडिशा ने नामों की नौटंकी से खुद को अलग रखा। जब राज्य में हॉकी का ढांचा विकसित किया गया तो हॉकी के 2 बड़े स्टेडियम का नाम बीजू पटनायक या अपनी पार्टी के नेताओं के नाम पर नहीं रखा। राउरकेला में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है तो भुवनेश्वर के स्टेडियम का नाम कलिंग स्टेडियम है। नवीन पटनायक हॉकी स्टेडियम नहीं है। आज हॉकी को पैसे की जरूरत है। इस तरह के बुनियादी ढांचे की जरूरत है, ना कि हेडलाइन छपकर गायब हो जाने की। हार हो या जीत हो, कम से कम आज का दिन पूरी तरह से उनका ही होना चाहिए था। जिन महिला खिलाड़ियों ने एक सपना देखा, जिसके लिए उन्होंने परिश्रम की, जिसके करीब पहुंचकर उनके सपने बिखर गए, हम उनके दुख में थोड़ी देर ठहर कर शामिल हो सकते थे, हुए भी। लेकिन उसके तुरंत बाद वहीं से खेल शुरू हो गया कि पुरस्कार का नाम बदला गया है, कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया और पुरस्कार के पोस्टर पर तुरंत ही भी खिलाड़ी से ज्यादा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तस्वीर बड़ी कर दी जाती है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के पिता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मजदूरी करते रहे। सविता पुनिया हरियाणा के जोटखान गांव के गरीब किसान परिवार से हैं। लालरेम सियामी भी मजदूर के सुदूर गांव की रहने वाली हैं, किसान की बेटी हैं, जहां आज भी आने जाने के लिए बस नहीं चलती। निक्की प्रधान झारखंड के नक्सल प्रभावित कोलासिब से हैं। दीप ग्रेस एक्का उड़ीसा के एक जनजातीय परिवार से हैं। गुरजीत कौर पंजाब के अमृतसर से हैं और एक किसान की बेटी हैं। वंदना कटारिया उत्तराखंड के रोशनाबाद के एक दलित परिवार से हैं। ये खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक खेलने गई थीं, भारत और करोड़ों भारतीयों की शान बनकर लौट रही हैं। गोलकीपर सविता पुनिया को भारतीय टीम की दीवार कहा जाने लगा है। सविता पुनिया ने ब्रिटेन के खिलाफ बेहद रोमांचक मुकाबले में टीम के लिए लगभग 12 गोल बचाए। 31 साल की सविता का यहां तक का सफर बेहद कठिन था। जब उन्होंने हॉकी स्टिक पकड़ी तो समाज ने उनके परिवार पर दबाव बनाया, उनका मजाक उड़ाया और आज सविता विश्व की सबसे बेहतरीन गोलकीपर में शुमार है। ग्रामीण परिवेश में बैठे हुए हैं और यहाँ पे खेल सुविधाएं गांव में जब 2004 में स्वेता ने शुरू किया था उस टाइम यहाँ पे नहीं थी, नाम मात्र थी और हॉकी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसने अपना यहाँ से एक बच्ची के लिए एक कंबाइंड फैमिली को छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारी हरियाणा रोडवेज की बसों में या जो दूसरी जो भी बसें हैं उनमें जब सफ़र करती थी, इसके पास 3-3 बैग होते थे। वो कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, बीच में बैग रखना पड़ता था। तो वो बीच में जब कंडक्टर को मूव करना होता है उसको हर्डल बनता है। तो वो कभी कभी कुछ कंडक्टर तो मतलब कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि उनको पता नहीं, शायद वो मेरी तरह गेम के बारे में कुछ ना जानते हों, वो बात करते हैं पैर लगा के, अरे ये बैग किसका भाई, इसको उठाओ। तो यदि पॉसिबल हो और मैं मांग भी करूँगा सरकार से भी कहीं न कहीं हॉकी के लिए यहाँ पे टर्फ की वो दी जाए सुविधा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसी रिदम को आगे बढ़ाते हुए और स्वेता का अनुसरण करते हुए देश का नाम रोशन कर पाए। भारत की जाबाज कप्तान 26 साल की रानी रामपाल के पिता अपने हाथ से गाड़ी खींचकर सामान ढोते थे। हालात इतने बुरे थे कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहे थे। रानी की कामयाबी इस अंधी सुरंग से निकल कर आई है। परिवार कैसे मान ले कि वो हार गई हैं? पिता ने कहा, ये भी बेटी की जीत है। मेरे को बहुत खुशी है, कोई ऐसी बात नहीं है। टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बच्चों ने सारे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
आपने कहा कि आपके लिए ये हार नहीं है, ये जीत है। जीत है, मैं अब भी कह रहा हूँ इस चीज़ को, ये हार नहीं है, ये जीत है। मैं अपने बच्चे के टीम के लिए सारे को करता है। रानी के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर ही नवजोत कौर का घर है। नवजोत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। नवजोत के पिता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक मैकेनिक हैं और गाड़ियों के शॉकर ठीक करते हैं। सतनाम हमसे बात करते करते भावुक हो जाते हैं। संघर्ष तो है जी, बहुत संघर्ष है। बाकी चलो बच्चों के लिए ही करना है, अपने लिए तो जो किया अब तो बच्चों के लिए ही करना था जी। इस तरह जी बच्चों ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ नहीं सकते। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ बहुत ज़रूरी है जी। हाँ ये है कि शूज़ जो बच्चे कोई 1000 के पाता था, हम 500 के लेके दे देते थे, 400 के लेके दे देते थे। हाँ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ है ही है जी, माँ ਦਾ कुछ ज़्यादा है। हरियाणा के सोनीपत में भगवान की मूर्ति लिए मैच देख रही सावित्री देवी भारतीय खिलाड़ी नेहा गोयल की मां है। नेहा के पिता नहीं है और मां ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर अपनी बेटी को हॉकी का खिलाड़ी बनाया। भले ही ये टीम मैच हार गई हो, पर इस टीम की हर एक खिलाड़ी अपने आप में एक मिसाल है। भले ही हम आज का मैच हार गए हों, लेकिन कितनी ही बच्चियां आज देश में इन 16 लड़कियों से इंस्पायर होकर के रानी रामपाल बनना चाहती हैं, नवजोत कौर बनना चाहती हैं, गुरजीत बनना चाहती हैं। और यही जीत है कि अब इन लड़कियों के परफॉर्मेंस के बाद आगे गोल्ड मेडल जीतने के लिए कितनी ही नई लड़कियां तैयार होंगी, हॉकी स्टिक उठाएंगी। कुरुक्षेत्र में सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। जिस तरह से पुरस्कारों के नाम बदलने का खेल चल रहा है, उसी तरह कई तरह के सरकारी अभियान, यात्राएं और आंदोलनों का भी खेल चल रहा है। जैसे इस साल मार्च से ही कैच द रेन अभियान चल रहा है। आपको याद है तो पिछले महीने निपुण भारत एक अभियान शुरू हुआ है। इन अभियानों की रफ्तार आलोचकों से कहीं ज्यादा तेज है। अभी से ही पेज बनकर तैयार है ये पेज। इसमें सवाल है कि क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त के अपने भाषण में कोरोना योद्धाओं की तारीफ करें? तो यहां क्लिक करें। दूसरी लहर के बाद कोई भी समझेगा कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री कोरोना योद्धा और इस दौर में मारे गए लोगों की चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके लिए भी यहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि क्लिक कीजिए। इस सवाल से यह भी पता चलता है कि सरकार अपने नागरिकों के साथ किस तरह से संवाद रखना चाहती है, किस तरह के सवालों के साथ उसके साथ इंगेज होना चाहती है। प्रधानमंत्री कोरोना योद्धा की तारीफ करें, ये अगर आप चाहते हैं तो आप क्लिक करें। हम सवालों के इस स्तर पर आ गए हैं। 7 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और इस तरह के सवालों के साथ जनता के साथ भागीदारी कर रहे हैं। एक अभियान पूरा नहीं होता है कि उसी से एक और अभियान निकल आता है। जैसे तालाबंदी के समय पिछले साल एक योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 1 साल से अधिक समय से चल चुकी इस योजना से एक नया अभियान निकाला गया, अन्न महोत्सव। उसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में लॉन्च हुई। अब इसकी किश्त जारी होती है तो प्रधानमंत्री बटन दबाकर जारी करते हैं और इसे कार्यक्रम का रूप दिया जाता है। यह पोस्टर बता रहा है कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नवी किश्त जारी करेंगे। अब किश्त जारी करना भी एक इवेंट है। वैसे बंगाल चुनाव में वादा किया गया था कि वहां के 72 लाख किसानों को सभी 8 किश्तें और एक एडवांस राशि भी दी जाएगी, यानी उन्हें 18,000 रुपए मिलेंगे। क्या 9 अगस्त को प्रधानमंत्री बंगाल के किसानों को 18,000 रुपए देंगे? क्या यह याद रहेगा? वैसे जिनके खाते में पैसा जाएगा वो खुद से यह भी देख लेंगे कि इस सम्मान के योग्य हैं या नहीं। कृषि मंत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 करोड़ की राशि ऐसे लोगों के खाते में चली गई है जो इसके पात्र नहीं है, उनसे वसूली हो रही है। तो पैसा मिलते ही खर्च मत कर दीजिएगा। सरकार सब कर रही है, लेकिन किसानों की मांग को लेकर चर्चा और बातचीत के नाम पर समाधान नहीं कर रही है। नवंबर के महीने से किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत हैं और अब 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं। आज विपक्षी सांसदों ने
किसान संसद में हिस्सा लिया। ऐसा नहीं लगता कि कोई जंतर मंतर पर लगी किसान संसद में शिरकत करते राहुल गांधी। अकेले राहुल ही नहीं, 13 और विपक्षी पार्टी के सांसद भी किसान संसद पहुंचे। सब किसानों के साथ हैं और कृषि कानूनों के विरोध में। सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। किसानों की संसद के बाहर किसानों की संसद, कार्यवाही ठीक वैसी ही जैसे संसद में होती है। आने वाले समय में जो भी लोगों के नुमाइंदे लोगों की अनदेखी करेंगे, लोग उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं, बहस भी चलती रही। स्पीकर भी है और डिप्टी स्पीकर भी, दर्शक दीर्घा भी है। यहाँ जनप्रतिनिधि दर्शक दीर्घा में बैठे रहे। किसान अपनी बात रख रहे थे। चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर रही और जनप्रतिनिधि किसानों को सुनते रहे। इस आंदोलन ने सदन के अंदर और सदन के बाहर एक तूफान मचा रखा है और जो 7 साल में मोदी सरकार ने जितने भी जन विरोधी कार्य किए हैं, जितने भी किसान मजदूर विरोधी कार्य किए हैं, उसका समय लेने का आज वक्त आ चुका है। और आज हमने अपनी सदन में, जो किसान सदन है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आए हैं उस पर डिस्कशन चल रही है और आज मोदी सरकार को यहाँ से गिराएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद जो है दर्शक गैलरी में बैठे हुए हैं और किसान संसद जिसको नाम दिया गया, किसान लोग अपनी बात सुन रहे हैं। क्या ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मीन्स हम लोग सुनने के लिए तैयार है। और ये डिफरेंस है हमारा मोदी और आरएसएस का। हम लोग सुनने के लिए तैयार है दूसरों का। हमारा ऊपर भी क्रिटिसाइज किए थे, कोई बात नहीं है, बट सुनने के लिए तो लोकतंत्र में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मन की बात नहीं चलेगा, लोगों का बात भी सुनना पड़ेगा। हमदर्दी नहीं है, बेरहम सरकार है। मानसून सत्र के समानांतर किसान भी रोज जंतर मंतर पर अपनी संसद लगा रहे हैं। पहली बार इतिहास में किसानों ने व्हिप जारी किया। अब तक पार्टियों के नेता व्हिप जारी करते हैं, इस बार किसानों ने व्हिप जारी किया सांसदों को कि आप किसानों के सवाल के अलावा दूसरी चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे, आप इन तीनों कानूनों को हटवाएंगे। लोकतंत्र की मर्यादा बदल रही है और बहुत सुंदर प्रयोग हो रहे हैं लोकतंत्र में। किसान संसद उनमें से एक प्रयोग है। किसान विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हर वर्ग के विरोध की सरकार है। ये लोगों को लड़ा के यहाँ फिरकू दंगे करवाना चाहती है। हमारा ये संघर्ष लगातार चल रहा है, हम अपने मुद्दों के ऊपर खड़े हैं। अभी सरकार हट्टी है, जिद्दी है, डिक्टेटर है, फासिस्ट है, उसको क्या बोले। अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के दौरान संसद के बाहर हो या भीतर, विपक्षी दल किसानों की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। यही नहीं, इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भी दे रहे हैं। लेकिन लगता है कि अंततः सरकार को बात सुननी पड़ेगी, किसानों की सुननी पड़ेगी, किसान के आगे झुकना पड़ेगा। किसान नहीं झुकेगा, किसान नहीं झुकेगा। जिसने सारी दुनिया का पेट पाला वो क्यों झुके? जो ये हाथों से, दोनों हाथों से पसीना अपना दे के लोगों का पेट भरता, वो क्यों झुके? ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। संसद में जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ पर उनके पास मुद्दे नहीं है, वहाँ पर वो चलने नहीं दे रहे हैं। और सड़क पर तमाशा करने से देश की जनता जानती है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इनको पार्ट टाइम के लिए बाहर और भेजने वाली है। बहुत ही बड़ी विपक्षी दलों की कोशिश सरकार पर दबाव बनाने की है, पर अब तक सरकार झुकती नहीं नजर आ रही। जंतर मंतर की यह संसद देख रहे सांसदों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। यह महज भला सा एक दिखने वाला लोकतांत्रिक दृश्य न रहे, बल्कि एक लोकतांत्रिक लड़ाई में भी बदले। यह इस साझा विपक्ष की जिम्मेदारी है। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरामैन शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। रिजर्व बैंक आर्थिक विकास की सुनहरी भविष्यवाणियां कर रहा है, लेकिन लोग इस दौर के भयावह आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे लोगों की तकलीफ आर्थिक तरक्की की खुशफहमियों में शामिल करना चाहिए, ताकि पता चले कि एक आदमी
उम्मीदों के आंकड़ों को कैसे ढोए जा रहा है। वाराणसी के बैजनाथा मोहल्ले की इस राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज लेने के लिए लाइन लगी है। इसी लाइन में सूरज कुमार हैं। सूरज कुमार एक सोने चांदी की दुकान पर काम करते थे। लॉकडाउन में नौकरी चली गई, लिहाजा घर चलाना मुश्किल हो गया। अब कहते हैं इस मुफ्त राशन से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। सर्विस करते थे। तो अभी क्या नौकरी चली गई क्या? 2 साल से बैठे हुए हैं। अच्छा, क्यों? भाई मालिक तनख्वाह नहीं दे रहा है। कोरोना काल में जान बचाना मुश्किल है। अच्छा, हॉस्पिटल में जाइए, अगर जरा भी सर्दी जुकाम है तो पता लगा कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हादसा। हाँ। तो इससे बढ़िया आदमी घर पर रह के जो भी योगी जी मोदी जी दे रहे हैं, हाँ। नमक रोटी खा के, अमार चूरे के पी के, कम से कम कोरोना से तो बचे रहेंगे। इसी कतार में सौरभ कुमार भी हैं, जिनको राशन कार्ड बनवाना है। पहले बने राशन कार्ड की जरूरत नहीं थी, लिहाजा वह खत्म हो गया। अब कोविड के बाद घर में कमाने वाले पिता को पैरालिसिस अटैक हो गया। सौरभ को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, लिहाजा घर चलाने के लिए राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। घर में फादर बीमार हैं, सब खर्च नहीं चल पा रही, तो मैंने सोचा कि सरकार से कुछ मदद ली जाए। तो सर इस वजह से मैंने राशन कार्ड बनाने की कोशिश किया और फिर घर का सारा खर्चा सर मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। और कोविड की वजह से काम कहीं मिल नहीं रहा है, बेरोजगारी आप जान ही रहे हैं सर सारा। प्रदेश के किसी भी राशन की दुकान पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग भी राशन की लाइन में नजर आने लगे हैं, क्योंकि पहले नौकरी थी तो काम धंधा चल रहा था। अब हालात बदतर हुए हैं तो ज़्यादातर लोग राशन की दुकान पर आ रहे हैं। मिडिल क्लास लोग आना शुरू करें एकदम, इसमें परेशानी की वजह से लोग छोड़ नहीं रहे, आ रहे हैं। और जिनका कार्ड निरस्त भी हो गया मिडिल क्लास में, वो अपना जाकर बनवा ले रहे हैं, वो भी आना शुरू करिए। इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी होगी, लोग इसी पर निर्भर रह गए हैं, खाद्यान्न पर ही निर्भर है। मतलब कि कम से कम ये रहेगा घर में तो कम से कम बच्चों को खाना तो मिलेगा। सतीश एक बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी में मार्केटिंग का काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से काम छूट गया। 2 भाई और माता पिता की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी और बीए की पढ़ाई भी, लिहाजा उन्होंने टोटो को अपना सहारा बना लिया। लॉकडाउन होने के कारण काम बंद हो गया, इसलिए ये काम करना पड़ा। अच्छा जी सर। तो मतलब क्या वहाँ कितनी पगार मिलती थी? वहाँ पे सैलरी बेस पे था, 8,000 मिलता था, प्लस DA ट्रैवलिंग का खर्च मिलता था। टोटो से वही 500-600 तक काम हो जाता है। स्विगी डिलीवरी बॉय को आपने साइकिल से नहीं देखा होगा, तो अब देखिए, यह ब्रजेश कुमार मिश्रा हैं। लॉकडाउन से पहले गार्ड की नौकरी करते थे। लॉकडाउन में गार्ड की नौकरी चली गई तो परिवार चलाने के लिए स्विगी डिलीवरी बॉय बन गए। पेट्रोल महंगा है, लिहाजा साइकिल से ही परिवार की जिम्मेदारी का पैडल मार रहे हैं। गार्ड का काम करते थे, उसमें एक बनी बनाई रकम थी और लॉकडाउन में वो जो है बंद होने के कगार पर हो गया, बंद हो गया, काम छूट गया। तो उसके बाद हमने स्विगी ज्वाइन की। स्विगी हमारा काम अच्छा चलता है, इसमें कमाई भी हो जाती है, उससे अच्छी कमाई इसमें है और एक फिक्स एरिया है, अपना करते रहते हैं। लॉकडाउन में रोजी रोटी चलाने के लिए कई लोगों ने अपने धंधे बदले हैं, उन्हीं में गोविंद कुमार भी हैं। पहले मैं सर स्टैंड में काम करता था, फिर उसका लॉकडाउन लगा तो फिर टोटो हमने निकाला किराए पर, उसका 400 रुपये लेना पड़ता था। फिर लॉकडाउन लगा, छूट मिला कुछ, उसमें 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक का छूट मिलता था, उसमें कमाई नहीं हो पाता था, 100-200 रुपये कमाई होता था। अब उसको चार्ज तो देना पड़ेगा, गाड़ी का कमाई नहीं होगा तो क्या करे चलाएंगे। फिर सतीश, गोविंद और ब्रजेश जैसे लोगों की कहानी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन देने की हकीकत को बयां करती है। इन दुकानों पर राशन के साथ साथ सरकारी प्रचार की सामग्री भी बट रही है। लोग लाइन में लगे इसी से टाइम पास कर रहे हैं। वही मोदी जी का योजना मिलल, किसान के सुविधा और कोविड वाला लगवाने के लिए फ्री में राशन मुक्त सेवा में मिल रहा है गरीबों के लिए। यही सब सेवा है मोदी का। वही पढ़ रहे हैं कि मतलब राशन जब तक लाइन लगल हो तब तक ही पढ़ लें। हाँ, तब तक पढ़ रहे हैं।
लेकिन प्रचार सामग्री जो दावा करती है वह राशन की दुकानों पर ऐसी कतारों के सामने ही बेमानी नजर आती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लोगों को फौरी तौर पर राहत तो मिल रही है, लेकिन लगभग 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मिल रही ये योजना यह भी बताती है कि प्रदेश में गरीबी किस पायदान तक पहुंची है और बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास का दावा कितना पुख्ता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। धारा 370 का हटाया जाना अगर इतना ही ऐतिहासिक है तो इस कामयाबी के मौके पर केंद्र के मंत्री क्यों नहीं कश्मीर जाते हैं, कोई वहां भव्य कार्यक्रम करते हैं। शेष भारत के कई कानूनों के लागू होने से जम्मू कश्मीर के दलित इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राज्य के विशेष कानून से उन्हें जमीन मिली और जो संरक्षण मिला वो अब जाता रहेगा। 1950 में 7 लाख परिवारों को मुफ्त जमीनें दी गई थीं, जिसके कारण राज्य के दलितों को बड़ी संख्या में जमीनें मिली। 8 एकड़ से अधिक जमीन ना खरीदने के कानून के चलते कोई उनकी जमीन खरीद कर उन्हें बेदखल नहीं कर सकता था। इस जमीन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव आए। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। 5 अगस्त 2019 श्रीनगर में सख्त कर्फ्यू, हजारों टुकड़ियां तैनात। इसके बाद महीनों फोन और इंटरनेट बंद रहे, हजारों लोग गिरफ्तार किए। दो साल बाद सरकार ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और ये बताने के लिए कि सब ठीक है, पुलिस ने 5 अगस्त को जबरन दुकानें खुलवाई। जिन्होंने नहीं खोली उनके शटर तोड़ डाले। बीजेपी ने जश्न मनाया, सरकार उपलब्धियां गिनाती रही, लेकिन 76 पेज की बुकलेट में ये नहीं बताया कि इन 2 वर्षों में उन्होंने कितनों को रोजगार दिया। जमीनी स्तर पर लोग जम्मू कश्मीर में सरकारी आदेशों का असर महसूस करने लगे हैं। जम्मू के मूड इलाके के एक दलित कार्यकर्ता अजय लाखोत्रा को लगता है कि कानून में बदलाव की वजह से यहाँ के दलित और कमजोर वर्ग के लोग प्रभावित हो सकते हैं। जमीन के कानूनों में बदलाव से वो चिंतित है। दलित आदिवासियों को जो हक पिछले 70 सालों में नहीं मिले वो इस 370 टूटने के बाद उनको दिए जाएंगे, लेकिन आज जब हम लोग 2 साल बाद 370 के टूटने के अपने आप को देखते हैं कि किसको कितने हक मिले, क्या हुआ, तो हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बीते 1 साल में जमीन से जुड़े कई कानून खत्म कर दिए गए। जोतदार को जमीन का वो कानून भी जिसकी बदौलत 7 लाख भूमिहीन किसानों को जमीन का हक मिला था। किसी भी शख्स के लिए 8 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन लेने पर लगी रोक भी खत्म कर दी गई। अब छोटे और गरीब किसानों की संपत्ति खतरे में है। अगर वो फैसला तब नहीं होता तो हो सकता है आज मैं जो कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, हो सकता है मैं भी किसी जमींदार के घर पे आज मजदूरी कर रहा होता, उनके खेतों में काम कर रहा होता। लेकिन आज जब 2019 में 370 तोड़ी गई और उसके बाद बहुत सारे वो कानून निरस्त हुए, आज हमें डर लगता है कि क्या हमारे हक सुरक्षित हैं, क्या हमारी ज़मीन सुरक्षित है, क्या हम लोग सुरक्षित हैं। हम गरीब लोग, दलित सबसे यही इंतज़ार करते हैं कि हमारे हकों को बचाया जाए, हमारे हितों की रक्षा की जाए। हम यही सबसे हमारी गुजारिश है। रोशी कहती हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सरकारी वादों से उसे उम्मीद थी कि उसे नौकरी मिलेगी, लेकिन 2 साल बाद अब वो हताशा है। उसका कहना है 5 अगस्त 2019 से पहले दलित ज्यादा सुरक्षित थे। जो हमारे पहले लैंड रिफॉर्म से उससे हमें बहुत फायदे हुए, हर दलित को मालिकाना जमीनी हक मिले, लेकिन आज 2 साल पूरे होने के बाद कोई भी नया फायदा हम लोगों को नहीं मिला। ज्यादातर दलित पॉपुलेशन सारी जम्मू में ही है, कश्मीर में ना के बराबर है, लेकिन जो
जॉब क्रिएट्स थे वो कश्मीर में भी होते थे, जिससे कि दलितों को वहां भी फायदा मिलता था, इसलिए हमें बहुत फायदा था। लेकिन आज 2 साल बाद हमें कोई भी नई जॉब, मैं एक छात्र हूं दलित, और मुझे आज तक कोई भी जॉब नहीं मिली है। 2 साल से दलित परिवारों को कोई भी फायदा 370 का नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि अब सारे 890 केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू हैं। राज्य के 205 कानून रद्द कर दिए गए हैं और 130 कानूनों को बदला गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें उनके संसाधनों से वंचित किया जा रहा है। मसलन खनन के बहुत सारे ठेके बाहरी लोगों को दे दिए गए हैं, जिस पर जम्मू में बीजेपी भी नाराज है। 5 अगस्त सरकार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और अपोजिशन इसे जम्मू कश्मीर के इतिहास में काले दिन के तौर पे मनाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद भारत सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया, उसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। लोगों ने क्या खोया और क्या पाया, अब वो अपनी निजी जिंदगी में उसको महसूस कर रहे हैं। अजय लखोत्रा की कहानी हो या अली मोहम्मद की कहानी, दोनों में एक बात मुश्तरक है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खोया, उसकी फहरिस्त दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।